वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर रिवीजन सेशन जो कल के डेट से हमने स्टार्ट किया था। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और कंसोलिडेशन का चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट जो सेशन हमने अपलोड किया था कल के डेट में, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक जो कंसोलिडेशन का पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन चल रहा था, वहाँ तक हमने किया हुआ था। तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करेंगे, प्लस जो नेक्स्ट सेगमेंट आने वाले चैप्टर जो हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कम इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आज के क्लास में उसको डील करके ख़त्म करेंगे, रैप अप करेंगे। 20 क्वेश्चंस इन कंसोलिडेशन, अगेन 20 क्वेश्चन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आज हम रैप अप करने वाले हैं। सो पेशेंस रखें, कामनेस रखें और पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये जो सेशन है इसको एंजॉय करें। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट विथ क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर नेट में देखेंगे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 7,40,000 का लॉस हुआ, तो नेट में आपका लॉस कितना बच गया? 5,40,000। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया। आई गेस द आइडिया इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट कंसोलिडेशन ये आपका हो ही जाना चाहिए, आई गेस गुडविल है इज द आंसर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए लिमिटेड होल्ड्स 60% इन बी लिमिटेड और बी लिमिटेड 40% इन सी लिमिटेड, ओके, तो अगर ए इज द होल्डिंग ऑफ बी इज द होल्डिंग ऑफ सी, सो इनडायरेक्टली ए इज द होल्डिंग ऑफ सी ऑल्सो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ए कितना परसेंट होल्डिंग कर रहा है सी में इनडायरेक्टली, ठीक है। बी ने अगर 40% सी में होल्ड किया तो बी का जो नेट एसेट है उसमें 40% ऑफ सी का वैल्यू भी ऐड किया हुआ है, जिसका 40% ए भी है। अगर आप ए का टोटल निकाल रहे हो, ए का अगर वैल्यू निकाल रहे हो, ए का अगर नेट एसेट निकाल रहे हो, उसमें 60% ऑफ बी भी इंक्लूडेड है, और बी का अगर नेट एसेट निकाल रहे हो 40% ऑफ सी भी इंक्लूडेड है। तो इनडायरेक्टली ये 40% का भी 60% ए का, तो दैट इज द आंसर। आपको पूछा है ए लिमिटेड इनडायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है सी में, तो सी में जो बी का होल्डिंग है 40%, जिसका 60% ए होल्ड कर रहा है विच इज 24%। तो ए इनडायरेक्टली होल्ड्स इन सी लिमिटेड 24%। ओके, तो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए इसको भी इनकॉर्पोरेट किया। सब्सिडियरी कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, ये हमारा पहला डिस्कशन में ही कवर्ड है। AS21 का रिस्ट्रिक्शन है ये, एक्सक्लूजन वाला पार्ट जो हमने कवर किया था। बोथ ए एंड बी हो गया। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, ये पहले भी कवर्ड हो चुका है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स इन स्टॉक डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये डिडक्ट होता है सब्सिडियरी कंपनी का। ओके, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इसको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में मतलब हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। ओके, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। याद आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम माइनस करते हैं, तो माइनस करना इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना डेबिट करते हो वैल्यू बढ़ जाता है, और क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटाते हो तो क्रेडिट करते हो। दैट इज द आंसर, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कंसोलिडेशन के थे। आई होप आपको ये यूजफुल लग रहा है ये सारे क्वेश्चंस और जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेके। तो विद दिस हमारा कंसोलिडेशन चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम जंप ऑन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सो वी आर मूविंग अहेड विथ आवर नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि कंसोलिडेशन खत्म हो गया। ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एकदम स्ट्रेट अवे हम इसका कंटेंट पे आएंगे। थोड़ा सा कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसको रैप अप करें। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नया मेरे साइड से बोलने वाला नहीं था, इसलिए हम क्लास नोट के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको पता है AS3 या इंड AS7 के हिसाब से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हर कंपनी को बनाना होता है, बट
1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड करते हैं इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको बनाना नहीं होता है। एमसीक्यू के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट दैट शोज कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ ए कंपनी ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब ये कैश का मतलब तो पता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब बैंक बैलेंस भी होगा, एंड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये यहाँ पे आ जाता है। ओके, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर जो स्टेटमेंट शो करता है उसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश इनफ्लोज का एग्जाम्पल, कैश आउटफ्लोज का एग्जाम्पल, ये सारे चीज़ आपको करवाए हुए थे, हम आगे चल रहे हैं। ओके, प्रिपेयर कैसे करेंगे? अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है तो आपका 3 टाइप के एक्टिविटी में डिवाइड करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना बिजनेस का जो टोटल एक्टिविटीज है उसको 3 में डिवाइड करता है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द एसेट्स, एसेट का परचेज सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग या रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटीज है, जिसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है? कैश में सेल, क्रेडिट वाला पार्ट नॉन कैश होता है इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका जगह नहीं होता है। कैश में जितना सेल किए, डेटर से जितना जो क्रेडिट सेल हुआ उससे जो डेटर से राइज हुआ, डेटर से जो रिसिप्ट करते हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है, तो कैश सेल आ गया, डेटर से जो मिला कैश परचेज आ गया, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग आर नॉट द पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और टैक्सेस का पेमेंट किया, पेमेंट फॉर टैक्सेस। ठीक है, अगर आपका बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है जो कि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स है, तो इन दैट केस मतलब आप ट्रेडिंग कंपनी हो या फाइनेंसिंग कंपनी भी जिसे बोलते हैं, तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। और एल्स आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो उस केस में परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आपका कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ओके, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स मतलब देखो 2 चीज़ हो सकते हैं। अगर आप जैसे शेयर्स को लेके अगर आप बात करोगे तो इश्यू हो सकता है, और आप जनरल पर्पस के लिए परचेज सेल कर सकते हो। अगर आप इश्यू करते हो, इश्यू एंड रिडेम्पशन या इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स अगर आप करते हो तो उस केस में आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। और एल्स आप जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरफ या वे से आप अगर इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी का शेयर्स को परचेज करके, इन दैट केस वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। बट इसी सिचुएशन में अगर आपका मेन बिजनेस ही परचेज सेल करना ऑफ शेयर्स है, इन दैट केस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका इक्विटी एंड बोरोइंग्स मतलब लाइबिलिटी का पार्ट है, उसमें जो चेंजेस कराते हो जैसे इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव करना इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पेमेंट और रिसीट और लोन्स एंड बोरोइंग्स एक्सेट्रा। ओके, आगे चलते हैं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट देखेंगे, तीनों एक्टिविटी का आपको पूरा कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि एमसीक्यूज हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टाइप के अलग अलग कैश फ्लोज हैं इसी को लेकर क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है, आप टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको पूछ नहीं सकता, इसलिए इंडिविजुअल एक्टिविटी वाइज पूछेगा। तीनों को ऐड करने के बाद आपका आता है नेट कैश जनरेटेड, उसके साथ हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है उसको ऐड करते हो तो क्लोजिंग के साथ टैली करता है। नॉन कैश जो आइटम्स हैं वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ये पार्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट जो मुझे डिस्कस करना था, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अच्छा ये जो है ना 3 टाइप के एक्टिविटीज़ में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड। एमसीक्यूज हैं तो दोनों साइड से पूछ सकता है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही इंपॉर्टेंट होता। ओके, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, जो यहाँ पे हमने किया ना, ये सारा जो एग्जांपल्स लिए क्वेश्चन में इसी तरह का एग्जांपल्स दिए रहेंगे, ऐड लेस करते जाना।
जो रिसिप्ट है वो इनफ्लो है, जो पेमेंट की वो सर आउटफ्लो है। नेट पे निकालेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटल जो फ्लो है वो निकल जाएगा अगर डायरेक्ट मेथड में जाएंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे तो काम वही करना है, लेकिन यहाँ पे पीएल अकाउंट का हेल्प लेके करना है। तो इन दिस केस आपको पीएल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर दिया रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यूज है इसलिए। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज जो है ना, ये दो टाइप में डिवाइडेड है। मैंने यहाँ पे छोटा सा एक नोट किया है, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। हालांकि हम जो नॉर्मल क्लास में इसको पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे बस ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सॉरी, अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो गया कि जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन अभी ना पेमेंट हुआ ना रिसीव हुआ, एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो वो तो वैसे भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। आइदर आप पे या रिसीव कर रहे हो इन फॉरेन करेंसी, तभी जाके वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको सेपरेटली दिखाना होता है। तो जब करेंसी फॉरेन करेंसी लेंगे तो एक्सचेंज रेट का भी बात आएगा। यहाँ पे एक्सचेंज रेट कौन सा डेट लेंगे, जिस दिन पेमेंट या रिसीप्ट हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट के साथ इसको सेपरेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज करके दिखाना होता है। ओके, नाउ टैक्सेस ऑन इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ओके, दो टाइप के टैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक है टैक्सेस पेड और टैक्सेस रिफंड। ओके, ये दो टाइप के होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या है, आप पीएल से ऑन एन एजम्पशन बेसिस, आप एक्चुअली पे नहीं कर रहे हो, ऑन एन एजम्पशन बेसिस प्रोविजन बना रहे हो, तो ये तो नॉन कैश हो गया। तो एक्चुअली अगर देखें तो इट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई यूज नहीं होता है। लेकिन आप जब इनडायरेक्ट मेथड में आते हो ना, तो इनडायरेक्ट मेथड में प्रोविजन फॉर टैक्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आप जब जाते हो तो आप पीएल अकाउंट के थ्रू जाते हो, कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और पीएल में जो प्रॉफिट दिया रहता है वो आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेस का एडजस्टमेंट दिया रहता है, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स को पीएल के साथ ऐड करना पड़ता है। इफ द पीएल फिगर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो प्रोविजन को हम माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश में कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना चाह रहे हैं, इसलिए प्रोविजन को ऐड करते हैं। और रहा बात टैक्सेस पेड का, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमने अभी अभी देखा, अभी अभी बात किया कि यहाँ पे टैक्सेस पेड जो है उसको आउटफ्लो करके दिखाना होता है। तो जो इनकम टैक्स पेड है वो डायरेक्ट मेथड में तो यूजफुल है ही, अब इनडायरेक्ट मेथड में भी वो यूजफुल है, क्योंकि टैक्सेस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में उसको हम पीएल के साथ ऐड करते हैं, और एल्स डायरेक्ट मेथड में उसका यूज ही नहीं करते। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको देखना है, जो हमारा टोटल इनकम आ रहा है बिजनेस का ना, उसके ऊपर का टैक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। टैक्सेस पेड हो या प्रोविजन फॉर टैक्स हो, जो भी एडजस्टमेंट इसका करना है, दीज आर द टैक्सेस ऑन आवर इनकम, जो बिजनेस इनकम है। लेकिन सर अगर टैक्स अदर देन बिजनेस इनकम पे भी टैक्स लगता है, जैसे कैपिटल गेन, बात आ रहा है समझ में? तो सर कैपिटल गेन जनरली शेयर्स या अदर जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसको परचेज सेल करने में लगता है। तो उस केस में आपका ध्यान एकदम, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो पूरा, और जो कंसेप्ट है वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, टैक्सेस पेड देखे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर कैपिटल गेन टैक्स है जो पे किया आपने, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। इज इट ओके? नॉर्मल टैक्स जो बिजनेस इनकम पे पे होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स करके अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इन दैट केस वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, दीज आर द एग्जांपल्स। ये तो इतना आप कर चुके होंगे कि ये रट चुका होगा अभी। ओके, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड इज अ कैश ट्रांजेक्शन जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। प्रोपोज डिविडेंड जो है ना वो नॉन कैश है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। बट जब आप इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हो इन दैट केस पीएल आप लेते हो, प्रॉफिट का फिगर, जो कि आफ्टर टैक्स और आफ्टर डिविडेंड होता है जनरली। अगर जो प्रॉफिट का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया है उसमें डिविडेंड अभी तक एडजस्ट नहीं किया हुआ है देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो प्रॉफिट का फिगर जो क्वेश्चन में दिया है वो अगर आफ्टर इनकम टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड है तो इन दैट केस प्रोपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या है, आप प्रपोज कर रहे हो कि डिविडेंड इतना देंगे। तो जब आप ये प्रपोज कर रहे हो और जब शेयर होल्डर इसको पास कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से वो अमाउंट को सेट असाइड या काट लेते हैं प्रपोज डिविडेंड को। तो आपको अगर जो प्रॉफिट फिगर दिया हुआ है उसमें से अगर डिविडेंड को प्रपोज करके हटाया हुआ है तो आप तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेट करोगे इनडायरेक्ट मेथड में। इन दैट केस प्रपोज डिविडेंड को ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज प्रपोज डिविडेंड का कोई रोल नहीं है। इज इट ओके? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को लेके पूरा बात हो चुका है। ये आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फॉर्मेट को लेके कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको यही याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये फॉर्मेट को थोड़ा सा थोरोली आपका आइडिया में रहना बहुत ज़रूरी है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र किया हुआ है तो वो एड बैक हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन जितने हैं जो पीएल में आ चुके हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, वो सारे के सारे यहाँ पे एडजस्ट होते हैं। ये सारे एडजस्ट होने के बाद हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अच्छा ये जो पार्ट है इसको लेके भी एमसीक्यूज पूछते हैं, सिर्फ इसको लेके। अपना जो एमसीक्यू अभी हम करने वाले हैं उसमें ये पार्ट भी मैंने कवर किया है। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये होने के बाद जो आता है उससे हम टैक्सेस पेड माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आ जाता है। तो इन दिस वे अगर आप पूरा देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एंटायर चैप्टर है बड़ा चैप्टर है, बट वी आर ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट और सारा चीज़ को डिस्कशन में लेके हमको एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है वो हमको देखना है। तो आई गेस यहाँ तक आपका ओवरऑल एक रिवीजन पैटर्न मिल चुका होगा। सॉरी, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विल जंप ऑन टू द व्हाट एमसीक्यू पार्ट। अब हम, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि कंसोलिडेशन वाला चैप्टर में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए, राइट। हमको कैश फ्लो में भी 20 अराउंड का क्वेश्चन मैंने रखा है, जहाँ पे स्कैनर और पास्ट ईयर क्वेश्चन और कुछ मेरे साइड से क्वेश्चन मिला जुला के 20 क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए यूजफुल होंगे। पे अटेंशन प्लीज। वी आर स्टार्टिंग द एमसीक्यू पार्ट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मीठू लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है। ये मैंने साइड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक नॉर्मल फॉर्मेट बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस इज द डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस इज 10,95,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 10,82,000। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओके इज रिसीव्ड 77,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है आपका इनकम है तो जनरली ये पीएल में जाता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट को विच वॉज यूज्ड इन राइटिंग डाउन द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन करना मतलब क्या, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को गिराना, घटाना। इफ देयर वर सम परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम इंटरेस्ट वुड बी। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया पहले कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली पीएल अकाउंट का पार्ट होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि वो इंटरेस्ट को आपने इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन करने में यूज किया है, ठीक है। तो राइट डाउन करने में यूज किया मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया होगा आपने। इज इट ओके? जनरली एकदम सिंपल है। ओके, तो अगर आपने ये जो इंटरेस्ट को राइट डाउन करने के लिए यूज किया इन्वेस्टमेंट को, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, तभी जाके राइट डाउन हो सकता है। ओके, तो जनरली जब हमको इंटरेस्ट मिलता है हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इज इट ओके? अभी इंटरेस्ट फिर सेकंड में हमको पीएल अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ट्रांसफर एंट्री यही होता है, इसीलिए पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखता है
या पीएल अकाउंट में क्रेडिट होता है इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन ये जनरली होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, आप ये ना पास करके ये करो, इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन करो। इसलिए जो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है उसके हिसाब से अगर देखें तो जनरल एंट्री हो रहा है ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसको अगर आप लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड में ये एंट्री होगा 77,000 का। अब अगर लेजर को बैलेंस करें तो यहाँ पे फिर भी बैलेंस आ रहा है 64,000 का। अब ये जो 64,000 आया ये हमारा परचेज है, याद आ रहा है सारा, नॉर्मल क्लास में सारा कवर किया हुआ है। और ये जो 77,000 दिस इज माई इनफ्लो। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर देखेंगे दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज रियली क्लियर विथ यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितना है, 135, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन इसके ऊपर ये, और ये कॉस्ट है और ये उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन है। माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा 62,700। अब ये बुक वैल्यू आपने बेच दिया विथ अ प्रॉफिट ऑफ 15,900, तो कितने में सेल किया होगा, ऑब्वियसली सर 78,600 का। तो वही चीज़ आपको पूछा, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, कितने में बेचा आपने, प्रॉफिट किया 15,900, लेकिन प्रॉफिट आपको पूछा नहीं क्वेश्चन में, आपको पूछा कि कितना ट्रांजैक्शन, कितना अमाउंट का कैश फ्लो हुआ है। तो 78,600 में अगर आपने बेचा तो कैश इनफ्लो आपका जो हुआ वो 78,600 का है। और ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि प्लांट बेचा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी। अब ये ट्रेडिंग कंपनी मतलब क्या, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स जो करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपको समझने के लिए जो पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो ये है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। अब क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स पे ही है, तो इन्वेस्टमेंट जितना है परचेज सेल जो आप शेयर्स का कर रहे हो उसके ऊपर, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ का कर रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और सोल्यूशन कुछ इस तरह का बनाते हैं। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना वो पूछा है, तो सोल्यूशन कैसे बनाते हैं सर, हमको तो फॉर्मेट याद है। हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे 18,35,000 का, डेप्रिशिएशन इसमें ऐड कर देंगे, नॉन कैश है, गुडविल ऐड कर देंगे, नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे, नॉन कैश है। सर ने तो बोला था इनकम टैक्स की तो लास्ट में जाके माइनस होता है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, इसको भी हम, ये प्रॉफिट है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है सर, माइनस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड जो है वो प्रॉफिट से घटाया हुआ है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा जितना आएगा उससे हम इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा। जनरली बच्चे यहाँ पे यही गलती कर देते हैं, ट्रेडिंग कंपनी लिख दिया ना तो दिस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको आप माइनस करके पीएल से नहीं हटाएंगे क्योंकि ये पीएल का इंटीग्रेटेड पार्ट है, ट्रेडिंग कंपनी है। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी नहीं बोला होता तो आपका जो ट्रीटमेंट था वो सही रहता। तो यही उसका आंसर है। जैसे अगर इसको आप क्रॉस चेक करें तो ये मैंने यहाँ पे मार्कआउट किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 25,000 को माइनस कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है। 25,000 को माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो जो आएगा 22,73,000 विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई गेस दिस इज डैम क्लियर, एग्जाम क्वेश्चन सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका जो है वो है एज ऑन 31 ओके 1 अप्रैल और 31 मार्च का है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया हुआ है, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग। ओके, आगे चलते हैं। बोला कि ड्यूरिंग द ईयर 12,05,000 का आपका पे किया इनकम टैक्स, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है, टू बैंक करके आ जाएगा यहाँ पे 12,05,000। अब बस बैलेंस कर देंगे तो 12,88,000 का आ जाएगा। ये प्रोविजन फॉर द ईयर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वही आपको क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। एग्जाम क्वेश्चन है अगेन। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज कैश फ्लो अराइजेस फ्रॉम इंटरेस्ट पेड,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा सर, कोई शक इसमें है नहीं। फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब ट्रेडिंग कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को लेके पूरा बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बोला कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग दिया है 68 लाख का, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग दिया है 81 लाख का। आपको बोला 30% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब 68 लाख, इसका 30% दैट कम्स टू 20,40,000 ये आपने बेचा है। कितने में बेचा है वो नहीं बोला, कितना प्रॉफिट किया है वो आपको बोला है। तो सर कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। 30 लाख में आपने बेचा होगा, तो आप जब ये अगर आप लेजर अकाउंट में सजाएंगे तो कैसे होगा, बाय बैंक हो जाएगा 30 लाख का, ये आपका इनफ्लो है, और 2 PL हो जाएगा 9,60,000 का। ओके, तो इसके बाद अगर हम लेजर को बैलेंस करें, स्टिल देयर इज बैलेंसिंग फिगर 33,40,000 का जो डेबिट साइड में आ रहा है, विच द बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका इन्वेस्टमेंट परचेज है। आपको क्वेश्चन में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों पूछा है, तो लेजर अकाउंट से ही ये पता चल रहा है इनफ्लो है 30 लाख का और आउटफ्लो है 33,40,000। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर, ओके, यहाँ पे डिवेंचर को रिडेम्पशन और डिवेंचर को इशू दोनों दिया हुआ है। अगर आप ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये डिवेंचर रिडेम्पशन का है, नॉमिनल वैल्यू है 8 लाख का, एक सेकेंड, नॉमिनल वैल्यू है हमारा 8 लाख का, जिसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10% का है, तो 80,000 का। टोटल हमने पे कितना किया रिडेम्पशन करने में, 8,80,000। कुछ दिन के बाद हमने नया डिवेंचर फिर से इशू किया जिसका नॉमिनल वैल्यू था 7,50,000, जिसके ऊपर प्रीमियम हमने चार्ज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो 25% है, विच कम्स टू 187,500। टोटल जो हमको प्रोसीड्स मिला आउट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स 9,37,500. This 9,37,000 is my inflow and this 8,80,000 is my outflow. नेट में इनफ्लो अगर आप देखोगे तो 57,500 का नेट में इनफ्लो है, वही आपको क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी बाई इशूइंग लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, ये तो सर नॉन कैश है, ये कहीं पे आना नहीं चाहिए, कहीं पे नहीं आएगा। जब तक कैश और कैश इक्विवेलेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट वो नहीं बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये रेशियो एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस तरह करके भी पूछ सकता है, तो बेसिकली इसको देखें, ये रेशियो एनालिसिस का ही मेन पार्ट है इसमें। ओके, कंपनी का सेल्स है 150 लाख, जो कि पूरा का पूरा क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट सेल्स है। ओके, एवरेज इन्वेंट्री आपको पूरा याद आ रहा होगा, और हमने वर्किंग कैपिटल जो किया हुआ ना FM में, उसको और रेशियो एनालिसिस को अगर पूरा कंबाइन कर दोगे तो ये सारे चीज़ें बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो आई एम जस्ट डिकोडिंग द क्वेश्चन ओनली। ओके, हाफ अ मंथ, ठीक है, एक महीना नहीं, हाफ अ मंथ। ओके, एंड क्रेडिट टू कस्टमर्स इज 1 मंथ। तो क्या होगा इससे, एक इन्वेंट्री के लिए ऑप्शन दिया है हमको, इंफॉर्मेशन दिया है, और एक कस्टमर के लिए, डेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम स्टॉक निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री या डेटर्स निकाल सकते हैं, ये दोनों इंफॉर्मेशन की यूज़ करके, और दोनों सेल्स के ऊपर है। तो वही मैंने यहाँ पे क्या, स्टॉक अगर देखेंगे हाफ ए मंथ बोला है, तो 150 का सेल्स है, और हाफ ए मंथ मतलब 0.5/12 कर देंगे तो 6,25,000 का आ गया हमारा स्टॉक। अगर आप डेटर्स का बात करोगे तो 1 मंथ बोला तो 1/12, 150 के साथ अगर करेंगे तो 12,50,000, ये आपका डेटर्स हो गया। तो ये जो निकला स्टॉक एंड डेटर्स, ये मेरा करंट एसेट का पार्ट है। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 लाख का, ठीक है। आपको पूछ रहा है कितना कैश और बैंक बैलेंस चाहिए, जो कि मेरा करंट रेशियो 2 हो जाएगा। ओके, तो करंट रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2 है, और फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, बस सजा देना है इन्फॉर्मेशन को, आपको आराम से कैश बैलेंस मिल जाएगा। 1,25,000 आंसर आ जाएगा। आई गेस आपको जो सोल्यूशन है वो भी क्लियर है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, सर क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, सर सारे के सारे आते हैं, ये सारे
के सारे फाइनेंशियल एंटरप्राइज के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। ओके, आगे चलते हैं। ये जो मैं बोल रहा था कि वर्किंग कैपिटल को लेके क्वेश्चन है, जो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, स्कैनर का ही क्वेश्चन है, सुचिता पब्लिकेशन वाला। तो उसी से ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, एकदम इजी है। करंट एसेट में इंक्रीज होता है ना, मतलब एसेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फंड यूटिलाइज हो रहा है, आउटफ्लो है ये, ठीक है, माइनस होगा। ओके, डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब एसेट को बेच रहे हो, रियलाइज कर रहे हो एसेट से पैसा, तो इट इज एन इनफ्लो, प्लस होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब लोन्स या लाइबिलिटी पार्ट बढ़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं क्रेडिटर से पैसा ले रहे हो या लोन ले रहे हो, तो आपके पास इनफ्लो तो आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इनफ्लो तो हो ही रहा है। सेम केस में अगर आप लाइबिलिटी को पे करते हो, इन दैट केस वो आउटफ्लो होगा। एकदम लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मगअप करने का ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझें, आपको इजीली सारा हो जाएगा। तो नेट करेंगे ना, तो 1,60,000 का आ जाएगा मेरा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे जो आंसर मेरे से हो गया था, नन दिया हुआ था, नन नहीं होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1,60,000 इज योर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आपसे हो जाएगा आराम से। राइट इशू में ही कैश इन्वॉल्व है, बोनस इशू में कैश इन्वॉल्व नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस नॉन कैश हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदा आपने, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैसे खरीदा आपने, डेफर्ड पेमेंट करके खरीदा, मतलब हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट परचेज करके आपने फिक्स्ड एसेट को खरीदा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप ये करते हो ना, तो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट आता है उसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी रहता है, उसमें प्रिंसिपल पेमेंट पोर्शन भी रहता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा इंटरेस्ट पोर्शन कौन सा एक्टिविटी में जाएगा और प्रिंसिपल पोर्शन कौन सा एक्टिविटी में जाएगा। सर सिंपल है, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में जाएगा और प्रिंसिपल पोर्शन जो है वो आप एसेट परचेज करने के लिए दे रहे हो, तो एसेट परचेज मतलब इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट ऑन लोन टाइप का जो बात हो जाएगा, फाइनेंसिंग वाला पार्ट हो जाएगा वो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। इज इट ओके? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया साथ में। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का एक्वायर किया है 80% शेयर्स। सर ये तो होल्डिंग सब्सिडियरी हो गया, यस, लेकिन आपको यहाँ पे कैश फ्लो के एंगल से भी ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, जिस दिन आपने एक्वायर किया उस दिन का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये एक्वायर किया ना आपने 80% शेयर्स, तो आपको कुछ पैसा भी तो देना पड़ेगा। जो पेमेंट आप करते हो इन रिटर्न ऑफ एक्वायरिंग दोज शेयर्स इन द सब्सिडियरी कंपनी, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, पीसी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। अब आपका परचेज कंसिडरेशन में आपने क्या क्या दिया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो चीज़ें दिया है, पहला और ये दूसरा। हमने जो 80% शेयर लिया ना, उसके बदले में हमने 50,000 का कैश दिया, सर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या दिया, हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स हमारे कंपनी का, एच लिमिटेड का, जिसका फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर, वैल्यूड एट पार, मतलब 50,000 शेयर्स एस लिमिटेड को हमारा शेयर हमने दे दिया ₹1 करके। तो अगर हम टोटल परचेज कंसिडरेशन देखेंगे तो खुद के शेयर 50,000 दिए ₹1 वाले, वो हो जाएगा 50,000, और कैश भी दिया हमने 50,000। टोटल हमने जो परचेज कंसिडरेशन दिया वो 1,00,000 है, नो डाउट, लेकिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना लेंगे? क्या इसमें कोई, ये जो ओन शेयर का जो इशू किया आपने, क्या इससे आपको कैश मिला? नहीं, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया। और ये जो 50,000 है, ये हमारा कैश आउटफ्लो है, 50,000 कैश गया है। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको आप देखोगे और एक्वायर किया आपने, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो नहीं सकता। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा कितना, ओनली दिस 50,000 जो कि कैश पेमेंट है, और रिमेनिंग 50,000 जो ओन शेयर्स इशू किया, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।